हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। तो चलिए चलते हैं साइट पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं क्वालिटी अश्योरिटी की। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम के अंदर जो रेनफोर्समेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स का क्रैंक किस हिसाब से हमें देना चाहिए। नॉर्मली जो बार्स होते हैं उसकी लेंथ आपकी 12 मीटर की आती है, तो आप क्या करते हैं, उसके 2 पीस कर देते हैं, 20-20 फीट के 2 पीस कर देते हैं। तो जब आप एक बार आपका 20 फीट पे आके ब्रेक हो गया, जब दूसरा बार आप उसको ओवरलैप करेंगे, जिसको हम लैपिंग बोलते हैं बेसिकली। वो लैपिंग, स्प्लाइसिंग या लैपिंग आप जो उसे बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, उसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे इस वर्टिकल कॉलम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे कॉलम्स हैं जिसकी साइज़ 27 इंच की है। और इस 27 इंच का जो कॉलम है, जो 675 mm का जो कॉलम है, इसके अंदर आप देखेंगे मेरा ये जो बार आ रहा है, ये बार मेरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी मेरा ये जो बार है, ये वाला बार, ये बार मेरा नीचे से आ रहा है, नीचे से फुटिंग से कास्टेड है। जब भी जो कॉलम होता है, कॉलम्स के अंदर आपको ये पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स होते हैं वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, बाईएक्सियल मोमेंट और जो लेटरल फोर्सेस होते हैं, उसके लिए हम इस कॉलम के रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन करते हैं। सेकेंड थिंग की जो रिंग्स होती हैं, वो रिंग्स अपने शेयर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। अगर आपके अर्थक्वेक जोन सेकंड है तो आप उसको IS 1893 से देखें कि रिंग्स की जो डिटेलिंग है वो किस तरीके से रहनी चाहिए। या जोन 3 है तो जोन 3 के लिए रिंग्स के फैक्टर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जोन 4 और जोन 5 के लिए सेम। अब आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस जगह पे ये देखिए, आप रिंग्स को डिज़ाइन करने के बाद जब भी आप साइट पे जाएं तो सबसे पहले आपने इसकी कॉलम्स की साइज़ को आपने चेक कर लिया कि कॉलम्स की जो साइज़ है वो प्रॉपरली एज़ पर ड्राइंग है कि नहीं है। इसका कवर आपने चेक कर लिया कि इसका जो कवर है वो आपकी एज़ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कभी भी साइड पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कवर ज़्यादा है, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कवर एकदम कम है। कवर कॉलम्स के अंदर 1.5 इंची का होना चाहिए, यानी 40 mm का होना चाहिए, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर कॉलम्स के अंदर कवर आपके प्रॉपरली रहते हैं तो उससे होगा क्या कि जो कॉलम्स में एसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे और कॉलम्स आपका सेफ़ रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है कॉलम्स में, जब हम चेक करेंगे कॉलम्स का, आपको बार्स चेक करने हैं प्रॉपरली, जो जितने भी रेनफोर्समेंट जो कॉलम्स में आ रहे हैं वो उतने हैं कि नहीं। जैसे इसमें 16-25 के सरिये हैं तो आपको पूरे नग गिनने हैं कि 16-25 के बार्स है कि नहीं। थर्ड पॉइंट आपको ये चेक करना है कि जो भी बार्स आपका आ रहा है उसके ऊपर आपको पूरा उसकी ग्रेड चेक करनी है कि वो ग्रेड है कि नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रिंग है वो 550D है, D फॉर डक्टाइल है, 10 mm का बार है, ISI का मार्क है और साथ में यहाँ पे मेरे इसके बार कोड्स लिखे हुए हैं। सेम आपको यहाँ पे जो मेन रेनफोर्समेंट आ रहा है उसका भी आपको चेक करना है कि इसकी जो ग्रेड है वो प्रॉपरली आपको ग्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा 20 mm का इसको ओवरलैप किया हुआ है बार से। सॉरी, ये 25 mm का है आपका। अगर आप देखेंगे तो ये 25 mm का बाहर से है आप। और साथ में इसकी आपको ग्रेड भी चेक करनी है कि इसकी ग्रेड क्या आ रही है। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा 550D फॉर डक्टाइल है। साथ में इसमें जो बार्स है वो बार्स मेरा 25 mm का बार्स यूज़ हो रहा है, ISI का मार्क दिया हुआ है। ये सारे आपको इसमें बार्स में चेक करने हैं। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें जो आपको जो चेक करना है वो ये है कि आपको जो रिंग्स है वो रिंग्स की प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है। जैसे कि मेरा 10 mm का रिंग्स है, वो 4 इंची पे चल रहा है सेंटर टू सेंटर। आपको रिंग्स पूरे काउंट करने हैं। आप चाहे 10 रिंग पे एक साथ लगा के देख सकते हैं। 10 रिंग अगर 4 इंची है, यानी 4 इंची का मतलब हो गया 100 mm, तो 10 का मतलब हो गया 1000 तक आपको वो पूरा का पूरा स्पेसिंग मिलना चाहिए। तो आपको हर रिंग्स की स्पेसिंग चेक करनी है कि वो 4-4 इंची के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
फिफ्थ पॉइंट आपको जो चेक करना है, जब आप के जो डोवेल्स आते हैं वो नीचे से फुटिंग से आते हैं। 20 फीट का मैंने सरिया काटा और मेरा जो सरिया है वो यहाँ पे जाके ये सरिया मेरा यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा कि मुझे इस बार्स को ऊपर वाले बार्स को इस बार के साथ में ओवरलैप करना है, स्प्लाइस करना है। तो ये स्प्लाइस कितना रहना चाहिए और इसका क्या रोल है? बेसिकली ये जो स्प्लाइस है, इसका जो टॉप का जो नोक आ रहा है और इस स्प्लाइस का जो टॉप का पार्ट है जहाँ से ये बेंड हो रहा है, ये दोनों एक ही फेस में होने चाहिए, ताकि जो मेरा लोड है वो प्रॉपरली यहाँ से होते हुए इस बार्स के ऊपर पूरा ट्रांसफ़र हो और यहाँ से ये इस बार्स के थ्रू होते हुए पूरा का पूरा मेरे फुटिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो। फुटिंग के नीचे इसमें एल बना हुआ है तो फुटिंग के पे ट्रांसफ़र हो और फुटिंग से वो सॉइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो। सेकंड पॉइंट हमें जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि ये जो आपका जो इसमें जो स्लोप मेंटेन करते हैं, ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका 1:6 रहना चाहिए एज़ पर कोड। साथ में इसमें जो मैंड्रिल है आपका, ये जो इसको जब हम बैंड करेंगे तो ये बैंड भी आपका प्रॉपरली एज़ पर कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरलैप और स्प्लाइसिंग करने का रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपका जो ऊपर का जो बार है, उस बार का जो नोक है और जो बॉटम वाला जो बार है जो 20 फीट का है जो छोड़ा हुआ है, उन दोनों का नोक सेम रहेगा तो आपका जो फोर्स है वो प्रॉपरली आपका ट्रांसफ़र होगा। सो सेम वर्टिकल फेस में ये फोर्स जब ट्रांसफ़र होगा तो आपका जो एक्स्ट्रा जो मोमेंट जो इसमें क्रिएट होंगे वो क्रिएट नहीं होंगे। साथ में आपका जो मैकेनिज़्म होगा ट्रांसफ़र होने की वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें जब आप ओवरलैप करते हैं तो आपको ये चीज़ इसमें चेक करनी है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी जो ओवरलैपिंग की जो लेंथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से जो सरिया है, ये सरिया ये आया यहाँ पे, और ये जो लैंप आपको लैपिंग करनी है वो लैपिंग आपको एटलीस्ट इसको लैपिंग को, जैसे ये सरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ले जाके छोड़ा है और ये सरिया मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से ये आया और यहाँ पे, तो ये मेरा एटलीस्ट जो है मेरा जो डेवलपमेंट लेंथ है, और डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करती है दो पैरामीटर्स के ऊपर कि आपकी ग्रेड किस की कास्टिंग कर रहे हैं और आपका डाई ऑफ द बार क्या है। सपोज़ आपका अगर M20 है तो आपका 57 इंटू डाई ऑफ द बार रहेगा, तो उतना आपका ओवरलैपिंग ये प्रॉपरली होना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि लैपिंग कहाँ से करें, और ये बहुत सारी साइटों पे देखा गया है कि जो लैपिंग है वो बहुत ही गलत कर देते हैं। वो लैपिंग करने का जो सही प्रोसेस है, आपको जहाँ से आपका फ्लोर फिनिश का लेवल है और जहाँ से आपकी इसकी हाइट आनी है, जो टॉप की जो हाइट है उसको आपको मेज़र करना है। उस हाइट को आपको L/3 से डिवाइड करना है। तो जैसे सपोज़ कीजिए आपकी 21 फीट की हाइट है और या फिर आपकी 12 फीट की हाइट जो नॉर्मली हम मानते हैं। इस प्रोजेक्ट में हाइट थोड़ी ज़्यादा है, अगर नॉर्मली हम रेजिडेंस की बात करें तो 12 फीट की हाइट है, तो 12/3 तो आपका 4 फीट आया। तो आपका जो नीचे से जब फ्लोर फिनिश लेवल होगा 4 फीट तक कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक आपको 4 फीट से नीचे एक ही सरिया मिलना चाहिए, कोई ओवरलैपिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। सेम जब हम टॉप से बात करेंगे तो टॉप से भी आपको 4 फीट आपको छोड़ना है, मतलब ऊपर से 4 फीट और नीचे से 4 फीट, टोटल 8 फीट पे कोई ओवरलैपिंग नहीं करनी है। बीच का जो 4 फीट का जो गैप बचा है वहाँ पे आपको ओवरलैपिंग करनी है। ओवरलैपिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो जब आप ओवरलैपिंग करें तो ओवरलैपिंग आपको 50 कोड ये बोलता है कि 50 नंबर ऑफ बार्स। अगर आपके जैसे सपोज़ अगर यहाँ पे 16 सरिये लग रहे हैं तो 8 सरिये आपको सेम पोजीशन पे आपको बैंड नहीं करने हैं, मतलब 8 सरिये से ज़्यादा आपको सेम पोजीशन पे बैंड नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि जितने भी सरिया आप बैंड करें वो एकदम अल्टरनेट करें। जैसे एक सरिया आपने यहाँ बैंड कर दिया, इसके बाद 3 इंच का गैप रखिए, आप ये यहाँ पर आपने बैंड कर दिया, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये मैंने यहाँ बैंड कर दिया, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो एक यहाँ पे बैंड कर दिया, फिर और हम चलते हैं, हमने आप देखेंगे तो इसको मैंने यहाँ पे बैंड कर दिया, एक सरिये को मैंने यहाँ बैंड कर दिया। तो कुल मिला के जब आप ओवरलैपिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको सारे बार्स अल्टरनेट पोजीशन पे बैंड करने हैं। बैंड करने का रीज़न ये होता है कि जब इसमें कोई भी फोर्स, अगर वर्टिकली आपका फोर्स आता है या कोई भी लेटरल डायरेक्शन में आपका फोर्स आता है, तो सेम पोजीशन पे अगर हम इसको रखेंगे तो सेम पोजीशन पे ब्रेक होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, और यही पोजीशन हम अल्टरनेट रखेंगे तो आपकी ब्रेकिंग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, अगर ये यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश करेगा तो उसको यहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अल्टीमेटम होगा कि अगर हम एक ही पोजीशन पे ब्रेक कर देंगे तो एक पोजीशन पे ब्रेक करने के कारण क्या होगा कि वो सेम लेवल का जो जॉइंट है वो आपका वीक रहेगा, और अगर यही इंटरवल्स पे होंगे तो आपका वहाँ पे फोर्स, जब वहाँ पे कोई लेटरल फोर्सेज अगर डेवलप होता है तो वहाँ पे क्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट,
आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लैपिंग करें तो आपके जो बाइंडिंग वायर्स हैं, ये जो बाइंडिंग वायर्स हैं, ये बाइंडिंग वायर्स पूरा चिमटा बनाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बाइंडिंग वायर्स बिल्कुल परफेक्ट है। ये बाइंडिंग वायर्स आपके जो हैं वो पूरे की पूरी कैंची बननी चाहिए इसके अंदर। बेसिकली जो रिंग्स का जो काम होता है वो मेन सरिये को होल्ड करने का काम होता है। ये इस सरिये को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो जब ये अगर आप रिंग्स को अगर आप दूर कर देते हैं, कई बार आपने देखा हुआ साइड पे से जब आप यहाँ पे उंगली जब डाल के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उंगली आपके आर पार निकल जाएगी। यानी इस सरिये में और इस सरिये के बीच में उंगली पूरी निकल रही है, इसका मतलब वो कंडीशन एकदम गलत कंडीशन है। उस तरीके से आपका काम नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिंग्स है वो मेन जो सरिया है उसके साथ में प्रॉपरली टाई होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। होगा क्या, जब आपके यहाँ पे जब ये फोर्स आएगा इस तरीके से, ये जब आपका फोर्स आएगा तो ये जो रिंग्स है ये आपकी इस सरिये को क्या करेगी, होल्ड करने का काम करेगी। मतलब इसको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी, शिफ्टेड नहीं होने देगी। सो आपको क्या करना है, जब भी रिंग्स आप लगवाएं तो आपका इस मेन सरिये के साथ में ये पूरा टच करे। साथ में ये जो आपकी जो बाइंडिंग वायर है ये पूरी की पूरी प्रॉपरली कैची बननी चाहिए। मतलब इस बाइंडिंग वायर को इस मेन बार्स के साथ में लेते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बाइंडिंग वायर है ये मेन सरिये से कवर करते हुए फिर आपकी रिंग के साथ में कनेक्ट हो रही है। अब होगा क्या, इस कंडीशन में ये एकदम फिक्स हो गया। तो आपको ये कोशिश करनी है कि बाइंडिंग वायर प्रॉपरली कनेक्टेड हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब भी आप रिंग्स के बैंड्स बनवाएं, आप जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ रिंग्स के बैंड्स बनवाए तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग्स के इन बैंड इन्होंने गलत बनाए हैं। ये रिंग्स के जो बैंड हैं ये एटलीस्ट 3D यानी 3 डाया ऑफ द बार। अगर आपका सपोज़ कीजिए अगर 8 mm का डाया है तो 10D रहेगा, 10 डाया ऑफ द बार। अगर 10 × 8 यानी 80 mm यानी 3 इंच के आसपास बैंड रहेगा। अगर 10 mm का है तो ये 4 इंच के आसपास ये बैंड रहना चाहिए। ये बैंड देने का रीज़न ये रहता है कि अगर आपकी ये कुंडी अगर प्रॉपरली बनेगी तो ये कुंडी आपकी जब ये जो सरिया है उस सरिये के साथ में कुंडी प्रॉपरली रहेगी तो ये इस सरिये को फ्री नहीं होने देगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब फोर्सेस आएंगे तो ये कुंडी आपकी सबसे पहले खिसक के बाहर निकलेगी और बाहर निकलने की वजह से ये सरिया फ्री हो जाएगा और ये कॉलम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कॉलम यहाँ से फेल हो जाएगा। सो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। साथ में जब ये बैंड दें, ये कुंडी बनाएं तो ये कुंडी हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। जैसे अगर एक कुंडी यहाँ पे हो गई तो एक कुंडी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। सेम अगर एक कुंडी यहाँ पे दे दी तो आपको एक कुंडी यहाँ पे देनी है। आपको कभी भी सेम पोजीशन पे कुंडी नहीं देनी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक कुंडी यहाँ पे दी है, इन्होंने एक कुंडी यहाँ पे दे दी, सेम एक कुंडी यहाँ पे दे दी। तो सेम पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, कुंडी हमेशा अल्टरनेट होनी चाहिए। कुंडी आपने यहाँ से लगाई है तो एक कुंडी आपको यहाँ लगानी है, कुंडी यहाँ पे लगानी है। तो जो फेलियर होने के जो चांसेस होंगे, बैंड के जो खुलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कॉलम को कास्ट करें तो आपको ये देखना है कि ये जो कॉलम्स है, इस कॉलम का जो टॉप का जो फेस है, यहाँ टॉप के फेस पे कई बार क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा ये बार्स लगे होते हैं या फिर यहाँ पे होल होता है या यहाँ पे ब्रिक्स लगी होती है। तो यहाँ पे कभी भी ब्रिक्स नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ होगा कि वो ब्रिक्स अगर कंक्रीट के साथ में कास्ट हो गई तो आपको फ्यूचर में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। सो आपको मैं एक कंडीशन ऐसी दिखाता हूँ जिसमें कॉलम के अंदर ब्रिक लगे हुए हैं और वो ब्रिक है वो जो साइड पे रिमूव होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ब्रिक जो है ये ब्रिक इस कॉलम के साथ में ही कास्टेड है। सो जब भी इस कॉलम की आप कास्टिंग करें, इस ब्रिक को सबसे पहले रिमूव करें और इसको सबसे पहले फिल करने के बाद ही कंक्रीट से इसको कास्टिंग करें। अदरवाइज़ अगर आप इसको ब्रिक के साथ में कास्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या वॉइड्स बनेंगे और ये सेग्रीगेट होगा। एग्रीगेट जो है वो सेग्रीगेशंस की कंडीशन पे आता है तो आपका जो कॉम्पैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ वीक रह जाएगी। सो ये कुछ पॉइंट है जो हमें हमेशा कॉलम की कास्टिंग के समय ध्यान रखने चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।